बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल ICPHSRYK। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री में चैप्टर प्रोटीन पढ़ेंगे और ये लेक्चर प्रोटीन के चैप्टर का 4th लेक्चर है। और इस लेक्चर में हमारे टॉपिक होंगे बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर दिए थे, और जो रिमेनिंग है वो हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन है वो है होम्योस्टैटिक कंट्रोल, यानी कि प्रोटीन बायोलॉजिकल रोल हमारी बॉडी में रोल परफॉर्म करते हैं होम्योस्टैटिक कंट्रोल में। अब होम्योस्टैटिक कंट्रोल के अकॉर्डिंग द फंक्शन इज़ दी होम्योस्टैटिक कंट्रोल ऑफ वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड। अब प्रोटीन क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है उसका जो वॉल्यूम होगा उसको होम्योस्टैटिक कंट्रोल रखेंगे। अब उसके वॉल्यूम को होम्योस्टैटिक कंट्रोल रखने के लिए पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि होम्योस्टैटिक कंट्रोल का मतलब क्या है। अब हमारी बॉडी में जो ब्लड है या कोई भी फ्लूइड होगा उसको अगर मेंटेन रखना हो, अगर बॉडी में किसी भी जगह पे किसी भी तरह की कोई एबनॉर्मेलिटी हो रही है, कोई भी चीज़ है जो कि बैलेंस नहीं है या वेरिएबल हो रही है या चेंज हो रही है किसी भी वजह से, किसी बीमारी की वजह से या फिर किसी एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट की वजह से, अगर बॉडी में कोई भी चीज़ चेंज हो रही है उसको वापस से नॉर्मल लेके आना जो काम है वो होता है होम्योस्टैटिक कंट्रोल। इतना याद रखिएगा। तो अब प्रोटीन का जो काम है होम्योस्टैटिक कंट्रोल, वो किसके ऊपर है, वो ब्लड के वॉल्यूम के ऊपर है। अब ये होम्योस्टैटिक कंट्रोल को समझाने के लिए आपको सिर्फ इतना बता दूं, जैसे कि अब ब्लड का वॉल्यूम है उसको नॉर्मल रेंज में मेंटेन करना है। अब क्या होगा कि किडनी जो है उसको फिल्टर करके और उसके अलावा जो यूरिन के एक्सक्रीट आउट के थ्रू जो है उसको मेंटेन करेंगी। वो कैसे करेंगी, अगर तो बॉडी में हमारे एक्सेसिव सोडियम है या उसका इंटेक किया गया है और वाटर का जो इंटेक है वो एक्सेसिव किया गया है, तो क्या होगा, तो हमारे यूरिन के आउटपुट में उसी के अकॉर्डिंग जो है उसको हमारी बॉडी जो है उसको बैलेंस रखेगी और उसको मेंटेन करेगी। ये होता है होम्योस्टैटिक कंट्रोल। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रोटीन होम्योस्टैटिक कंट्रोल का रोल कैसे परफॉर्म करती है। तो पहला पॉइंट ये याद रखिएगा कि प्रोटीन जो होम्योस्टैटिक कंट्रोल कर रही है वो सर्कुलेटिंग ब्लड पे एंड दैट ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इन दोनों पे परफॉर्म करती है। कैसे करती है, थ्रू प्लाज्मा प्रोटीन। अब वो प्रोटीन कौन से प्रोटीन की फॉर्म में होगा, तो वो प्रोटीन जो होगा वो प्लाज्मा में मौजूद होगा और उसकी वजह से हमारा जो ब्लड का जो वॉल्यूम है, जो सर्कुलेटिंग ब्लड का वॉल्यूम है वो बैलेंस रहेगा या मेंटेन रहेगा। प्लाज्मा प्रोटीन क्या करते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन टेक्स पार्ट इन ब्लड कोएगुलेशन। वो क्या करते हैं, वो ब्लड के कोएगुलेट करने में रोल प्ले करते हैं। और इसके अलावा एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, और इसके अलावा जो मटेरियल है या डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं उनको ट्रांसपोर्ट करके भी होम्योस्टैटिक कंट्रोल को मेंटेन रखते हैं। सच एज, अब वो कौन कौन सा मटेरियल हो सकते हैं जिसको वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, सच एज हार्मोन, ड्रग, मेटल्स लाइक आयरन एंड कॉपर। तो ये जो है ये एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि कैसे प्लाज्मा प्रोटीन होम्योस्टैटिक कंट्रोल को मेंटेन करते हैं। तो आपने याद रखना है कि कोएगुलेशन के थ्रू भी और ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी। फिर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करवाएगा जो प्लाज्मा प्रोटीन होगा वो, तो आपने कहना है कि वो डिफरेंट सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं, जैसे कि उसमें हार्मोन्स भी हो सकते हैं, उसमें ड्रग्स भी हो सकते हैं, उसमें मेटल्स भी हो सकते हैं। मेटल में आपके पास दो एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन की गई हैं, आयरन और कॉपर की। नेक्स्ट फंक्शन है, नेक्स्ट बायोलॉजिकल रोल है प्रोटीन का, ब्लड क्लॉटिंग। तो प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में भी रोल प्ले करते हैं। दे आर इन्वॉल्व्ड इन ब्लड क्लॉटिंग थ्रू थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन एंड अदर प्रोटीन फैक्टर। और ये दूसरे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जो कि ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं। द प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा एक्ट एज कोलाइडल पार्टिकल। अब जो प्रोटीन हमारे ब्लड प्लाज्मा में मौजूद होते हैं वो कोलाइडल पार्टिकल के तौर पे मौजूद होते हैं और एग्जर्ट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, कितना, 25 to 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये भी एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ पे याद रखिएगा। दो एमसीक्यूज़ बन सकते हैं इसमें। पहला एमसीक्यू, जो ब्लड प्लाज्मा है वो कैसे कौन से पार्टिकल के तौर पे एक्ट करता है, तो वो कोलाइडल पार्टिकल के तौर पे एक्ट करता है। दूसरा, उसका अगर वो कोलाइडल पार्टिकल के तौर पे एक्ट करता है तो उसका कोई ना कोई ऑस्मोटिक प्रेशर होगा और वो होता है 25 to 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। द रोल ऑफ प्रोटीन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेयर दे एक्ट एज ट्रांसपोर्टिंग और कैरियर मॉलिक्यूल एंड रिसेप्टर। अब जो रोल ऑफ प्रोटीन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो क्या है कि वो ट्रांसपोर्टिंग के तौर पे एक्ट करते हैं या फिर मॉलिक्यूल के कैरियर और रिसेप्टर के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बायोलॉजिकल रोल है वो है हेरिडिटी ट्रांसमिशन।
हेरिडिटी को, विरासत को ट्रांसमिट करने में रोल प्ले करते हैं। दे परफॉर्म हेरिडिटी ट्रांसमिशन। अब ये कौन सा वाला प्रोटीन होता है? अब ये जो हर तरह हर फंक्शन का ख़ास प्रोटीन का आपको नाम पता चल रहा है ना, ये भी एमसीक्यूज़ में के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि हेरिडिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसमिशन में जो रोल होता है वो प्रोटीन प्ले करते हैं, वो कौन सा प्रोटीन है जो कि हेरिडिटी को ट्रांसमिट करने में रोल प्ले कर सकता है? आपके पास एग्जांपल हो, आप कहोगे न्यूक्लियोप्रोटीन। तो ये जो सारे स्टेटमेंट हैं वो आपको एमसीक्यूज़ के लिए भी पढ़ने इंपॉर्टेंट है और साथ साथ में थ्योरी में भी लिखने के लिए आपको याद करने होंगे। है हाँ, ये आप कर सकते हो कि आप हेडिंग, जो बोल्ड हेडिंग है वो अच्छे से याद कर लो, लेकिन जो उसमें थ्योरी है वो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, इतना आपके पास लीनियंसी है। हेरिडिटी ट्रांसमिशन में दे परफॉर्म हेरिडिटी ट्रांसमिशन बाय न्यूक्लियोप्रोटीन। किसको? न्यूक्लियोप्रोटीन के जो प्रोटीन होगा वो कौन सा प्रोटीन होगा? न्यूक्लियोप्रोटीन। उसकी फॉर्म में जो हेरिडिटी है, जो विरासत है, वो जो जीन्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। नेक्स्ट बायोलॉजिकल रोल है, ये लास्ट बायोलॉजिकल रोल है हमारे पास, क्रोमोसोम मूवमेंट। इसके अलावा प्रोटीन जो है वो क्रोमोसोम मूवमेंट में भी रोल प्ले करते हैं। मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स इन प्लांट सेल इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। अब हमारे जब हम प्लांट की बात करते हैं तो जहाँ हमारे प्लांट में जो उसके जो ऑर्गन्स है, उसके जो पार्ट्स हैं, उसके जहाँ पे उसकी ग्रोथ होनी है, जहाँ पे उसकी डेवलपमेंट होनी है, वो किस वजह से होनी है? वो इसी वजह से होनी है क्योंकि वहाँ उसके क्रोमोसोम मूव करते हैं। तो या वो जो क्रोमोसोम मूव करेंगे वो बेसिकली किस वजह से? वो प्रोटीन का जो है वो बायोलॉजिकल रोल है। ड्यूरिंग, अब ये कहाँ पे ये वाला जो रोल है या क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में जो प्रोटीन का फंक्शन है वो कौन सी फेज़ के सेल डिवीजन के कौन सी फेज़ में होगा? तो ये पॉइंट आपको याद करना होगा एमसीक्यूज़ के लिए, जस्ट ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ सेल डिवीजन। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को हम क्लासीफाई करने लगे हैं। अच्छा, याद रखिएगा, इससे पहले जो हमने लेवल पढ़े थे वो हमने उसके स्ट्रक्चरल लेवल पढ़े थे। स्ट्रक्चर लेवल के अकॉर्डिंग उसमें हमने 4 लेवल पढ़े थे, जो कि थे हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी। अभी जो हम पढ़ने लगे हैं, अगर आपके पास क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ प्रोटीन के नाम से क्वेश्चन है तो आपने ये वाला आंसर लिखना है। अगर आपसे कोई स्ट्रक्चर पूछे या लेवल करके पूछे तो आपने वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, वो उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसके लेवल्स हैं और ये उसकी क्लासिफिकेशन है। खैर, 3 तरह से हमारे पास क्लासेस हैं। ये क्लासेस आपको याद करनी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है क्योंकि आप लिपिड पढ़ चुके हो, लिपिड का चैप्टर, लिपिड में बिल्कुल ऐसे ही आपको फर्दर टाइप्स उसकी क्लासिफिकेशन करवाई थी। कौन कौन सी क्लासेस थी उसमें भी? सिंपल प्रोटीन, कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, तीसरा है डिराइव प्रोटीन। सेम ऐसे आपने लिपिड में पढ़ा है, सिंपल लिपिड, कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड या कॉम्प्लेक्स लिपिड और इसके अलावा डिराइव लिपिड। सेम वही टर्म है, मतलब तीनों का वही है। सिंपल प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो कि अकेले, इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पे अपनी ही हालत में प्रोटीन के तौर पे एक्ट करें। कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो कि किसी दूसरे सब्सटेंस या किसी दूसरे कंपाउंड के साथ मिलके प्रोटीन के तौर पे एक्ट करें। और डिराइव प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जिनसे प्रोटीन बने या जो प्रोटीन को बनाए। तो ये 3 इसके टाइप्स हैं। इसके पहले जो थ्योरी है वो भी एक नज़र देख लेते हैं। प्रोटीन हैव बीन क्लासिफाइड इन सेवरल वेज। प्रोटीन को हम डिफरेंट कई तरीक़ों से हम उसको क्लासीफाई करते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है प्रोटीन की, द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड अपॉन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन। ये जो है क्लासिफिकेशन, ये फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड करती है। अभी मैं आपको बता दूं, हमने पहले जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि इसको हम प्रोटीन को कई तरीक़ों से क्लासीफाई करते हैं, तो हमने किसके स्ट्रक्चरल के अकॉर्डिंग भी इसकी क्लासिफिकेशन हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो इसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग है। अ प्रोटीन में बिलोंग टू वन ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज़ या तो वो प्रोटीन सिंपल होगा, या तो वो कंपाउंड होगा, या तो डिराइव होगा। तीनों का मतलब आपको पता है। सिंपल जो कि खुद प्रोटीन की तरह ऐड करे, अकेला प्रोटीन की तरह ऐड करे। कंपाउंड जो किसी दूसरे के साथ मिल के प्रोटीन की तरह ऐड करे। डिराइव्ड वो जो कि प्रोटीन को बना सके या जो प्रोटीन से बना हो। सिंपल प्रोटीन कैसे होते हैं? ऑन हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑब्वियसली जब इसकी ब्रेकडाउन होगी, ऑन हाइड्रोलाइसिस दीज प्रोटीन यील्ड ओनली अमाइनो एसिड। अब सिंपल प्रोटीन वो होते हैं जो कि अमाइनो एसिड, प्रोटीन ऑब्वियसली अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं, ये तो आपको पॉइंट याद होगा। अब सिंपल प्रोटीन की डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि जब ये टूटे तो अमाइनो एसिड मिलेगा या फिर इनके डेरिवेटिव्स मिलेंगे। ऑन हाइड्रोलाइसिस दीज प्रोटीन यील्ड ओनली अमाइनो एसिड और देयर डेरिवेटिव्स। दीज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टाइप। इसकी फर्दर कुछ और टाइप्स हैं जिसमें से हम कुछ सिंपल प्रोटीन आज पढ़ लेते हैं और कुछ जो रिमेनिंग होंगे वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास सिंपल प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन दीज आर वाटर सॉल्युबल प्रोटीन। जो पॉइंट्स इसके बारे में आते जाएं उसको की पॉइंट बनाते जाएं, उसको वैसे याद करते जाएं। एल्ब्यूमिन के बारे में पहला पॉइंट आपको पता चला कि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं।
दूसरा पॉइंट कि ये दोनों में होते हैं, प्लांट में भी होते हैं और एनिमल में भी होते हैं। तीसरा पॉइंट इसकी एग्जाम्पल, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है आपके पास। इसमें एक एक प्रोटीन में आपको 3-4 पॉइंट मिलेंगे, जस्ट उसको आप की पॉइंट बना के याद कर लें, इजीली याद हो जाएंगे। एल्ब्यूमिन में पहली बात वाटर सॉल्युबल है, दूसरी बात प्लांट और एनिमल दोनों में मौजूद होते हैं, तीसरी बात इसकी कोई एग्जाम्पल बताएं, तो आपने बताना है सीरम एल्ब्यूमिन। अब वो एल्ब्यूमिन जो हमारे सीरम में मौजूद होगा कहलाएगा सीरम एल्ब्यूमिन। ओव एल्ब्यूमिन वो एल्ब्यूमिन जो कि एग में मौजूद हो, ओव जो है वो एग को शो कर रहा है, जो एग में मौजूद होगा वो कहलाएगा ओव एल्ब्यूमिन। लेक्ट एल्ब्यूमिन, लेक्ट का जो टर्म है ना, लेक्ट, वो मिल्क को शो करता है। लेक्ट एल्ब्यूमिन वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो कि मिल्क में मौजूद होगा कहलाएगा लेक्ट एल्ब्यूमिन। इन एनिमल्स एंड लेज्यूम्स, इन प्लांट लेज्यूम्स कहते हैं हम फलियों वाली सब्जियों को, तो उसमें मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड सिंपल प्रोटीन में है ग्लोब्यूलिन। अब लफ्ज़ है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन में जो पॉइंट आते जा रहे हैं वो की पॉइंट्स में याद करते जाएं। पहला पॉइंट आपको पता चला ग्लोब्यूलिन के बारे में कि ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, पानी में हल नहीं हो सकते, लेकिन सॉल्युबल होते हैं किसी चीज़ में, सॉल्युबल हो सकते हैं, किस में हो सकते हैं, बट सॉल्युबल इन डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब ये कि अगर सॉल्ट का सॉल्यूशन आप बना लें और उसको डाइल्यूट कर लें, यानी कि ज़्यादा अमाउंट हो उसमें आपके सॉल्वेंट की और कम अमाउंट हो आपके सॉल्यूट की या सॉल्ट की, तो वो डाइल्यूट होगा, उसमें ये हल हो जाएंगे। एंड आर हीट कोएगुलेबल, हीट मतलब टेम्परेचर प्रोवाइड करने पे, कोएगुलेबल मतलब कोएगुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जम जाते हैं या हार्ड हो जाते हैं। तो टू अ वेरिएबल एक्सटेंट, टू अ वेरिएबल, वेरिएबल कहते हैं हम कई या मुख्तलिफ, एक्सटेंट हद, तो ये मुख्तलिफ हद तक मतलब कि कभी कितने टेम्परेचर पे ये कितने हार्ड हो जाएंगे, कभी कितने टेम्परेचर पे कितने कोएगुलेट हो जाएंगे, डिफरेंट इसकी जो है वो रेंज है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको पता चलेगा वो है दे आर फाउंड इन एनिमल। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उसकी एग्जाम्पल। अब आपने ग्लोब्यूलिन के पॉइंट्स याद करने हैं। पहला पॉइंट ग्लोब्यूलिन जो है वो वाटर इनसॉल्युबल है, पानी में हल नहीं होता। दूसरा पॉइंट वो डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन में हल हो जाता है। तीसरा पॉइंट वो हीट के ऊपर कोएगुलेट हो जाता है। चौथा पॉइंट कि वो एनिमल में मौजूद होता है। अब आपको थोड़ा फ़र्क मिला, जैसे हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले एल्ब्यूमिन की, ग्लोब्यूलिन की, अब दोनों को कंपेयर करें एक दूसरे के साथ, इस तरह से आपको याद हो जाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें सेम वैसे, जैसे एल्ब्यूमिन में एग्जाम्पल आपने पढ़ी लेक्ट एल्ब्यूमिन बोला, वो एल्ब्यूमिन जो मिल्क में मौजूद है, उसी तरह से ग्लोब्यूलिन भी लेक्ट ग्लोब्यूलिन वो ग्लोब्यूलिन जो कि मिल्क में मौजूद है। मायोसिन वो प्रोटीन है जो कि मसल्स में मौजूद होते हैं, मायोसिन इन मसल्स ऑफ ग्लोब्यूलिन वो ग्लोब्यूलिन जो कि एग में मौजूद है। सीरम ग्लोब्यूलिन वो ग्लोब्यूलिन या वो प्रोटीन ग्लोब्यूलिन जो कि सीरम में मौजूद है, उसको नाम देंगे हम सीरम ग्लोब्यूलिन। और प्लांट्स में ये लेज्यूम्स के उसमें प्लांट्स में जो ये पाया जाता है वो लेज्यूम्स या फलियों वाली सब्जियों में होता है। फिर उसके बाद हमारे पास तीसरा प्रोटीन है ग्लोबिन्स। ग्लोबिन्स और ग्लोब्यूलिन दोनों में बहुत फ़र्क है, तो दोनों का टर्म एक दूसरे से आप अलग अलग तरह से करके याद करो। इस वक्त लफ्ज़ जो हम पढ़ने लगे हैं वो है ग्लोबिन्स। ग्लोबिन जैसे हीमोग्लोबिन वो ग्लोबिन है, दूसरा है ग्लोब्यूलिन, वो दोनों अलग हैं। तो इन दोनों को अच्छे से याद कीजिएगा, दोनों में फ़र्क है। और क्योंकि दोनों मिलते जुलते लगते हैं तो ज़्यादा आपको कंफ्यूज करने के लिए पेपर में ऑप्शन ऐसे ही होंगे, यानी कि वो ऑप्शन ग्लोब्यूलिन भी हो सकता है, वो ऑप्शन ग्लोबिन भी सही हो सकता है। तो इन दोनों को जो ऐसे टर्म आया ना जो ज़्यादा सेम एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, उनको ज़्यादा फोकस करके याद किया करें। थर्ड हमारे पास सिंपल प्रोटीन है ग्लोबिन। दीज आर रिच इन हिस्टिडीन। पहला पॉइंट कि इसमें हिस्टिडीन ज़्यादा होता है। हिस्टिडीन क्या है? अब ग्लोबिन प्रोटीन है तो ये अमाइनो एसिड से मिलके बनेगा। हिस्टिडीन क्या है? वो अमाइनो एसिड है। और कौन सा अमाइनो एसिड है? वो बेसिक साइड चेन कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। तो ग्लोबिन में हिस्टिडीन ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हम ओवरऑल ग्लोबिन की नेचर देखें तो वो बेसिक नहीं होगा। दीज आर रिच इन हिस्टिडीन बट नॉट बेसिक इन नेचर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दे यूनाइट विद हीम टू फॉर्म हीमोग्लोबिन, यानी यही ग्लोबिन अगर हीम पार्ट के साथ मिलेगा तो एक नया कंपाउंड प्रोटीन बनेगा, वो कहलाता है हीमोग्लोबिन। तीसरा पॉइंट, हीमोग्लोबिन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज डिफर ओनली विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबिन। हर स्पीशीज में जो हीमोग्लोबिन चेंज होता है वो ग्लोबिन चेंज होता है उसका, लेकिन हीम पार्ट सब में सेम रहता है। तो ये तीन हमने सिंपल अमाइनो एसिड पढ़े इस लेक्चर में। इंशाल्लाह फर्दर रिमेनिंग जितने भी हमारे सिंपल अमाइनो एसिड और बाकी जो क्लासिफिकेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।